नमस्कार दोस्तों, स्टडी ज्ञान पर स्वागत है। चीन कोरोना वायरस के बाद दुनिया के सामने एक और समस्या खड़ी कर सकता है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे दिवालिया होने का कगार पर है। कंपनी पर $300 बिलियन से ज़्यादा का कर्ज है, जिसे कंपनी ने चुकाने से हाथ खड़े कर दिए। कंपनी का कहना है उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इस भारी भरकम कर्ज को चुका सके। उसके बाद ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखी गई। समझते हैं एवरग्रांडे क्या है, कंपनी किस परेशानी से में फंस गई है, इस संकट की वजह क्या है, कंपनी को दिवालिया होने से कौन बचा सकता है और अगर कंपनी दिवालिया होती है तो भारत पर इसका क्या असर होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक सवाल, क्या चीन की नीतियाँ पूरी दुनिया को इकोनॉमी के लिए खतरा बन सकती है? जवाब नीचे कमेंट करें। पहले समझते हैं एवरग्रांडे क्या है। एवरग्रांडे चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। 1996 में इसकी स्थापना की गई। यह कंपनी फिलहाल चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। कंपनी के चीन में करीब 200 शहरों में 1300 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। कंपनी का रियल एस्टेट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक कार, थीम पार्क, फूड एंड बेवरेज, टूरिज्म और वाटर बोतल का भी कारोबार है। कंपनी के मालिक झू जियान एक वक्त चीन के सबसे अमीर शख्स के लिस्ट में भी शामिल थे। समस्या क्या आ रही है? जब चीन का रियल एस्टेट मार्केट अपने बूम पर था, तब कंपनी ने एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसके लिए कर्ज लिए गए। लेकिन चीन की सरकार ने रियल एस्टेट मार्केट के लिए सख्त नियम बना दिए। इसके बाद से ही कंपनी घाटा होने लगा, कर्ज बढ़ने लगा। फिलहाल कंपनी पर $300 अरब का कर्ज है, भारतीय रुपए में 22 लाख करोड़ रुपए। कंपनी का कहना है कि वो इस कर्ज को चुकाने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद से ही रियल एस्टेट मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। दुनिया भर के मार्केट इसका असर पड़ रहा है। इस हालात के पीछे की वजह क्या है? अपनी इकोनॉमी को ओपन करने के बाद चीन में रियल एस्टेट का एक बड़ा बाजार बनकर उभरा। मिडिल क्लास की आय बढ़ी और शहर की तरफ लोग पलायन होने लगा। इससे प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी और डिमांड के साथ कीमतें भी। लिहाजा लोगों ने प्रॉपर्टी का खेल शुरू कर दिया, यानी सस्ते दाम में प्रॉपर्टी खरीदना और महंगे दामों में बेचना। इस बिल्डिंगों में जब प्रॉपर्टी मार्केट में ज़्यादा झोल होने लगा तो चीन सरकार बीच में आई। 2020 में चीन की सरकार रियल एस्टेट कंपनी के लिए 3 रेड लाइन पॉलिसी लाई। इसमें से किसी एक का भी उल्लंघन करने पर कंपनी पर आर्थिक पाबंदी और पेनल्टी लगाए जाने की बात की गई। इस कानून को लागू होने के बाद ही एवरग्रांडे का संकट शुरू हुआ। अब ये क्या है रेड लाइन पॉलिसी? 3 रेड लाइन पॉलिसी। पहला, रियल एस्टेट कंपनी पर कुल देनदारी यानी कर्ज उसकी कुल संपत्ति का 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी के ऊपर जितना शॉर्ट टर्म कर्ज है उसके पास उतना या उससे ज़्यादा कैश होना चाहिए। गियरिंग रेशियो 100% से ज़्यादा होना चाहिए। गियरिंग रेशियो यानी कंपनी का कुल कर्ज और शेयरों की कुल इक्विटी रेशियो। अगर कोई कंपनी तीनों रेड लाइन का पालन करती है तो उसे ग्रीन कैटेगरी में रखा जाएगा और वो अपना सालाना कर्ज 15% तक बढ़ा सकता है। अगर कोई कंपनी तीनों रेड लाइन का पालन नहीं करती है तो उसे भविष्य में कोई कर्ज नहीं मिलेगा। क्या चीनी सरकार कंपनी को बचा सकती है? बिल्कुल। चीन की सरकार चाहे तो बेल आउट पैकेज या किसी और तरीके से कंपनी को डूबने से बचा सकती है। चीनी सरकार पहले भी इस तरह के कदम उठा चुकी है, लेकिन एवरग्रांडे के मामले में इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। सरकार ने अभी तक कंपनी को लेकर किसी भी तरह कोई टिप्पणी नहीं की है। माना जा रहा है कि चीनी सरकार अमीर गरीब के बीच आर्थिक खाई को पाटने के लिए कंपनी को कोई मदद नहीं करेगी। अगर सरकार कंपनी की मदद करती है तो इससे लोगों में ये संदेश जा सकता है कि सरकार गलत तरीके से व्यापार को बढ़ावा दे रही है, यानी एवरग्रांडे को बचाने के लिए सरकार आगे आएगी, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। हालांकि माना जा रहा है कि इतने बड़े संकट से निपटने के लिए चीनी सरकार हल्का फुल्का ही सही कोई कदम उठा सकती है। चीनी मीडिया के हवाले से खबर है कि चीन के 8 प्रांतों में स्पेशल कस्टोडियल अपॉइंट किए गए हैं। ये वो इलाके हैं जहां एवरग्रांडे के सबसे ज़्यादा अधूरे प्रोजेक्ट हैं। इन कस्टोडियल का काम है इन बात पर निगरानी रखना कि जिन लोगों ने
एवरग्रांड में घर खरीदे हैं उनके पैसों का इस्तेमाल घर बनाने में हो, ना कि कर्ज चुकाने में। कंपनी पर कितनी देनदारी है? कंपनी पर फिलहाल $300 बिलियन का कर्ज है। अगले 1 साल में कंपनी को $37 बिलियन का कर्ज के रूप में भी चुकाना है। साथ ही कंपनी ने 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों से प्रॉपर्टी के लिए एडवांस पैसे ले रखे हैं। पिछले साल कंपनी ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि वो कंपनी में पैसे लगाएं, वरना उनको बोनस नहीं दिया जाएगा। अगर इस तरह कंपनी पर अपने कर्मचारियों के भी $6 बिलियन की देनदारी है। कंपनी की परेशानियां यहीं ख़त्म नहीं होती। फाइनेंसिंग रेटिंग एजेंसियां ने कंपनी की रेटिंग को गिरा दिया है, जिससे कंपनी के बॉन्ड कम कीमतों पर बिक रहे हैं। जब बायर्स ने देखा कि कंपनी मजबूरी में अपने प्रॉपर्टी बेच रही है, तो बायर्स ने भी कम कीमतों पर ही कंपनी की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर एवरग्रांड जैसी बड़ी कंपनियां डूबती है तो इसका असर चीन के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा। चीन की जीडीपी में रियल एस्टेट सेक्टर की करीब 29% हिस्सेदारी है। यानी अगर रियल एस्टेट सेक्टर प्रभावित हुआ तो ये अपने साथ दूसरे सेक्टर की ग्रोथ को भी धीमा कर सकता है। साथ ही चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था में कुछ उथल पुथल होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कंपनी के डूबने की खबर का असर अभी से मार्केट पर दिखाई देने लगा है। कंपनी के शेयर 2010 के बाद से अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर ट्रेंड कर रही है। दुनिया के टॉप अमीरों में शुमार एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग को $26 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। कोटक महिंद्रा के एमडी उदय कोटक ने कहा है कि एवरग्रांड पर इतना कर्ज है कि दुनिया के बाज़ारों में हड़कंप मचा सकती है। यह 2008 के अमेरिकन कंपनी लेहमन ब्रदर्स जैसी दिवालिया होकर विश्व मंदी के आगार पर बन सकती है। अब इस संकट का भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत में स्टील, मेटल और आयरन का निर्माण करने वाली कंपनियां अपना 90% माल चीन को बेचती हैं। इसमें भी एवरग्रांड सबसे बड़ा खरीदारों में से एक है। अगर ये कंपनियां डूबी तो चीन और भारत के बीच निर्यात भी प्रभावित होगा। भारत में स्टील और आयरन सेक्टर में 25 लाख लोग काम करते हैं। चीन की एक कंपनी के डूबने से इन परिवारों को प्रभावित होना पड़ेगा। यानी चीन की जिन कंपनियों ने भारत में निवेश किया है वो भी एवरग्रांड के डूबने से प्रभावित होंगी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि चीन एक क्लोज इकोनॉमी है, इस वजह से भारत पर ज़्यादा खासा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही भारत के लिए ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि अगर चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो कंपनी दूसरे मार्केट तलाशेगी। उसके लिए भारत एक विकल्प बन सकता है।